नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक में एंटर करने वाले हैं वो हमारे अब तक के डिस्कशन का एक्सटेंशन है। मैं इस बात को समझाने के लिए थोड़ा सा आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया, क्या हमने थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमने कुछ नए शब्दों को सीखा, कुछ बातों को जाना, जो हमने बहुत एक सिंपल सा डेफिनेशन है जो इससे मैं एसोसिएट कर देता हूं ताकि मैं एक कोरिलेशन डायरेक्टली बिठा सकूं। एंड दैट इज, ये मैंने क्या किया, ये मैंने लाइन खींची। बहुत बढ़िया, सही ऑब्जर्वेशन है आपका। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कैलकुलस is when connected with graphical analysis, calculus when connected with graphical analysis, तो मैं इसके लिए एक सिंपल पॉइंट कहूंगा, विजुअल एप्लीकेशन। क्या है भैया, आई और सी में थोड़ा गैप कम रह गया, एप्लीकेशन लिखा है, ठीक है, विजुअल एप्लीकेशन। अच्छा, अब ये जो रेट है, इस रेट से अपने कहां जाने चाहते हैं, इंटीग्रेशन पे। अच्छा जी, इंटीग्रेशन कैसे, मतलब क्या आपको दे रहा है, तो मैंने बताया वो जो इकट्ठा हुआ था वो एक्यूमुलेशन जो हुआ, एक्यूमुलेटेड क्वांटिटी है, वो अपने को चाहिए। तो इंटीग्रेशन कहता है कि आपने यहां तो निकाल लिया रेट ऑफ चेंज, यहां निकाल लो एक्यूमुलेशन, ठीक है, या टोटल चेंज, ठीक है। यहां क्या है, मैंने इस पूरे ग्राफिकल एनालिसिस पार्ट को इस तरह से तोड़ा है कि ये तीन तरह के सवाल बनते हैं। कौन कौन से? तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, ड्रॉ, पहला जो सवाल है ड्रॉ फ्रॉम स्क्रैच। किसी ने बोला कि एक बच्चा खड़ा है, उसके हाथ में गेंद पकड़ा दी और बोला बेटा फेंक, उसने ऊपर फेंक दिया, वो गई गेंद, और ऐसे नहीं फेंक सकता, एंगल पे नहीं फेंक सकता, हॉरिजॉन्टल नहीं फेंक सकता, ठीक है, नीचे ड्रॉप कर सकता है या ऊपर फेंक सकता है, बस, क्योंकि मोशन में स्ट्रेट लाइन ही अलाउड है। अब उसने ऐसा थ्रो कर दिया, t = 0 इंस्टेंट, जैसे घड़ी शुरू किया ऊपर, बोला इसका at यानी एक्सेलरेशन टाइम, vt यानी वेलोसिटी टाइम, xt यानी पोजीशन टाइम कर्व बनाकर दो। तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ स्लोप है, स्लोप कितने तरीके के होते हैं? तो स्लोप होता है अपने पास पहला तरीका, दैट इज एवरेज स्लोप, ठीक है, एंड दूसरा होता है वो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्लोप, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। और एक सिचुएशन है, यहां नीचे देखिए लिखा है, लेट्स टेक अ सिचुएशन, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी वाया सी। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, और उस स्ट्रेट लाइन को मोशन, मतलब जो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है, वो परफॉर्म करते वक्त हमारा जो पार्टिकल है वो एक पोजीशन x1 से किसी दूसरे पोजीशन x2 पे गया और फिर किसी तीसरे पोजीशन x3 पर गया। अब x1 लाल रंग नहीं हरा, ठीक है, एवरेज स्लोप में शो कर रहा हूं। तो एवरेज स्लोप का मतलब क्या है, मैं यहां a से b को कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इस लाइन का स्लोप कैसे डिफाइन होगा? तो स्लोप डिफाइन करने का तरीका क्या है कि भैया यहां पर पॉजिटिव x यानी पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर आप गए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंगल मेजर कर लिया थीटा। इस थीटा को ले गए आप tan फंक्शन में और आपने वहां पुट कर दिया, वो हो गया tan थीटा, और यही है हमारा खूबसूरत स्लोप। तो एक बात निकल के आएगी, स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व। क्या भैया, स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व क्या देता है? तो वो देता है वेलोसिटी, इतना तो समझ रहे हैं। और जब हम, अच्छा, अब उसका साइन किसका, एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का साइन किस पे डिपेंड करता है? तो भैया चेंज इन एक्स पे। क्या टाइम का चेंज नेगेटिव हो सकता है? कतई नहीं। तो क्या चेंज इन पोजीशन नेगेटिव हो सकता है? हाँ, इसका मतलब चेंज इन पोजीशन डिसाइड द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो अगर डेल्टा एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी ग्रेटर देन 0 है, अगर डेल्टा एक्स लेस देन 0 है तो एवरेज वेलोसिटी लेस देन 0 है, अगर डेल्टा एक्स 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 है। एक ग्राफिकल पॉइंट हो जाए, ये पॉइंट देख रहे हो, पॉइंट। अच्छा, अब आप सोचो 2 मिनट के लिए, टेंजेंट जहां बना होगा वो तो पॉइंट एक ही होगा, लेकिन आपको लगता है उसके जस्ट आगे और एक जस्ट पीछे पॉइंट होगा, जस्ट आगे और जस्ट पीछे पॉइंट होगा। लेकिन जब आप उसको जूम आउट करेंगे तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, एक्चुअल इंस्टेंस ये वाला है, चाहिए ये। लेकिन क्या आप उसी इंस्टेंस में निकाल पाएंगे? फुटबॉल किक किया तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ना, पैर और उसमें थोड़ा तो होगा यार, थोड़ा तो कांटेक्ट टाइम होगा, वो थोड़ा बहुत थोड़ा होगा। लेकिन वो 2 इंस्टेंस, एक जस्ट पहले एक जस्ट बाद वाले के साथ डीलिंग है। अब ये टेंजेंट है, टेंजेंट को पीछे खींचा, स्लोप का डेफिनेशन क्या था भैया, tan थीटा। अच्छा, व्हाट इज tan थीटा? फंक्शन नहीं बोलने का, tan थीटा मतलब स्लोप। अच्छा, तो tan थीटा अगर स्लोप है, किसका स्लोप है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सर ये सब तो ठीक है, ये भी समझ आया, डेफिनेशन भी समझ आ गया, डेल्टा t अप्रोच 0 क्यों करता है वो भी समझ आ गया। लेकिन अब ये बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा कैसे? थीटा है कहां? तो ये रहा थीटा, ये थीटा, ये अपना ASTC रूल है। अब ASTC रूल यहां पर आप यूज कर रहे हैं, और सिंपल कुछ नहीं करने का, ये जो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम था ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां टेंजेंट बना हुआ है, ठीक है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बना है वहां पे ऐसे 2 लाइन खींच देने की, ठीक है, 2 लाइन खींच देने की। देखो फंक्शन के थ्रू भी आंसर तो हो ही सकता है, बिना किसी दिक्कत के हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए सबसे पहले मतलब हम 2 तरीके से आंसर कर रहे हैं, फिर इस चर्चा का जो निष्कर्ष है वो अपने दिमाग में एक बार बिठाना, लॉक करना, और उस चाबी को ऐसी जगह फेंक देना जहां अंधेरा भी ना पहुंचे। तो यहां पे मैं नहीं कह रहा कुछ सोचना है, मैं कह रहा भाई मन में मैंने सोचा कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी 2 लाइन ऐसे अपने आप छप गई, और उसमें जैसे ही मैंने देखा कि अच्छा ये तो सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर से 2 क्वाड्रेंट कैसे आंसर करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, सेकंड और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, नेगेटिव tan थीटा। नाउ ये एंगल सेम है कि डिफरेंट? सर ये तो डिफरेंट है, तो अगर ये डिफरेंट है इसका मतलब स्लोप भी डिफरेंट होगा, और अगर स्लोप डिफरेंट है विच इज tan थीटा हर जगह अलग अलग, तो भैया यहां पर स्लोप ऑफ xt क्या लिखा है? स्लोप ऑफ xt कर्व इज वेरिएबल, और स्लोप ऑफ xt कर्व जो वेरिएबल है मुंडी के पीछे, वो क्या देता है? वो देता है वेलोसिटी। क्या देता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी वेरिएबल कौन सी? इंस्टेंटेनियस का है, इंस्टेंटेनियस। अबे टेंजेंट है, टेंजेंट देता है इंस्टेंट। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक में एंटर करने वाले हैं वो हमारे अब तक के डिस्कशन का एक्सटेंशन है। मैं इस बात को समझाने के लिए थोड़ा सा आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया, क्या हमने थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमने कुछ नए शब्दों को सीखा, कुछ बातों को जाना,
जो हमने बहुत ही थरोली उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एंटर करके अपने आप को सिखाया है। उसका सिंपल रीजन है कि जब आप कोई नई चीज पढ़ना शुरू करते हैं, एनालाइजेशन शुरू करते हैं, तो वहां पर आप नई नई बातों को जानते हैं ताकि आप समझ सकें कि किस फ्रेम ऑफ माइंड, किस थॉट के साथ उस पर्टिकुलर चीज में उतरना है। तो हमने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में यह समझा कि भैया ऑब्जर्वर क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मोशन एनालाइज करना शुरू कब करते हैं, और क्या मतलब है इस बात का कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग क्वांटिटी को बनाया गया पढ़ाते वक्त। सिर्फ डिस्टेंस से हमारी खुजली क्यों शांत नहीं हुई, हमने डिस्प्लेसमेंट तक जाने की इच्छा क्यों रखी, और डिस्प्लेसमेंट जब हमें कुछ बताता ही नहीं है, खाली वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो क्या उखाड़ लिया उसको निकालकर, उस पर्टिकुलर बेसिक मीनिंग को समझा। एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बेसिक डिफरेंस को समझा कि एवरेज कैसे डायरेक्टली फॉर्मूला से निकल सकता है, बट इंस्टेंटेनियस इज दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। मैं अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लीजिए अपने दोस्त को लतियाने का मन है और खींच कर एक मैंने उसके पीछे जड़ दी, रख दिया, तो वो जो इंपैक्ट जनरेट हुआ, दैट कॉन्टैक्ट टाइम बिटवीन वेयर एवर आई हैव हिट, जहां मैंने मारा है उस पर्टिकुलर पॉइंट और मेरे पैर के बीच में जो कॉन्टैक्ट टाइम है, वो घड़ी लगाकर मेजर करने नहीं बैठ जाएंगे, क्योंकि हमने लात मारने की इच्छा जाहिर की है, वहां पैर रखकर सहलाना नहीं है। Therefore, the interval will not be delta t, it will be dt. एक बेसिक डिफरेंस अपने अपने माइंड में जनरेट किया. Then we moved on to the calculus part, where we saw when a dependent variable and an independent variable are correlated using a function, a machine, आलू सोने वाली, तो वहां पर हम ये समझे कि कैसे वो y x के साथ वेरी कर रहा है, वेरी हो रहा है, उसके ग्राफिकल मीनिंग को समझा. दो वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर पोर्शन वेयर वी आर डायरेक्टली फाइंडिंग द एरिया फ्रॉम अ ग्राफ. सर आज ये बार बार ग्राफ ग्राफ क्यों कह रहे हो? बिकॉज द ओनली पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे राइट नाउ इज दैट व्हेन वी सॉ कैलकुलस, उसमें हमने ये देखा कि कुछ बातें थी जो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपने पास रख ली एज ए टूल. अब जब जरूरत पड़ेगी उन टूल्स को हम यूज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी डर के. लेकिन वो टूल्स को जब आप विजुअल एप्लीकेशन के फॉर्म में बात करने लग जाओ कि सर हमने ये तो समझा कि अच्छा स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व वेलोसिटी देता है, स्लोप ऑफ वीटी कर्व एक्सेलरेशन देता है, एरिया अंडर एटी कर्व चेंज इन वेलोसिटी देता है, एरिया अंडर वीटी कर्व चेंज इन पोजीशन देता है, और एरिया अंडर ए एक्स कर्व वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 देता है, जिसमें v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, और 2 आप बहुत दिनों से जानते होंगे कि एक नंबर है. तो अब हमने जो पर्टिकुलर यहां पर पॉइंट खत्म कर लिया, दैट वाज कैलकुलस. तो बहुत ही प्यार से उसके ऊपर एक टिक मार देते हैं और उसी प्यार को इकट्ठा करके अब उड़ेलने के लिए ग्राफिकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं. वाह, पंचर वाली आवाज आई क्योंकि एनालिसिस में एस फट गया. चलिए, तो ग्राफिकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं. अब ग्राफिकल एनालिसिस की जब बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक सिंपल सा डेफिनेशन है जो इससे मैं एसोसिएट कर देता हूं ताकि मैं एक कोरिलेशन डायरेक्टली बिठा सकूं, एंड दैट इज, ये मैंने क्या किया, ये मैंने लाइन खींची. बहुत बढ़िया, सही ऑब्जर्वेशन है आपका. लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कैलकुलस इज व्हेन कनेक्टेड विद ग्राफिकल एनालिसिस, कैलकुलस व्हेन कनेक्टेड विद ग्राफिकल एनालिसिस, तो मैं इसके लिए एक सिंपल पॉइंट कहूंगा, विजुअल एप्लीकेशन. क्या है भैया, आई और सी में थोड़ा गैप कम रह गया, एप्लीकेशन लिखा है, ठीक है, विजुअल एप्लीकेशन. तो जो आपने कैलकुलस में पढ़ा, जो बातें आपने कैलकुलस में समझी, जिसको हमने ग्राफ बनाकर जाना भी, लेकिन हम ग्राफ में गए नहीं, एक टर्न मारकर हम इक्वेशन खेलने लगे, डिफरेंशिएट करने लगे, इंटीग्रेट करने लगे, फंक्शंस के साथ डील करने लगे, उसी से अपने मोशन को एनालाइज करने लगे, जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पढ़े थे वो यहां निकालने लग गए. लेकिन अब उसी के विजुअल एप्लीकेशन को लेकर कहां पहुंचते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस पर. और ग्राफिकल एनालिसिस के अंदर हम जब जाते हैं तो इस बात को फिर से एक बार रिवाइज कर लेना कि कैलकुलस कहना क्या चाहता था, वो बहुत जरूरी है. कैलकुलस वाज ट्राइंग टू से, ठीक है, और जिसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बाकी चीजों को शायद समझना बहुत मुश्किल हो,
लेकिन कैलकुलस क्या डायरेक्टली कन्वे कर रहा है उसको समझ लें। कैलकुलस इज सेइंग कि एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में रिलेटेड है। तो मैं दो चीजों पे चर्चा करूंगा। एक, अगर वो चीज y एज अ फंक्शन ऑफ x है एंड इट इज वेरिंग, इट इज कंटिन्यूअसली वेरिंग, ठीक है, वो चेंज हो रहा है। अच्छा सी, देयर इज अ स्पेशल केस जहां पे वो चेंज नहीं भी हो सकता है, बट अगर उसी पर चर्चा करेंगे तो आप सोचिए वो जो जनरल अम्ब्रेला है वो बंद करना पड़ेगा, because we will be taking a specific point. So y is equal to f of x, x is your independent variable, y is your dependent variable, क्योंकि फंक्शन लिखा ऐसे है। अब यहां पर x चेंज हो रहा है y के साथ, तो डिफरेंशिएशन किसकी बात करता है? वो कहता है भैया मुझे रेट ऑफ चेंज दो। और अब मन में एक सवाल आता है, सर रेट ऑफ चेंज तो आपने बोला था दो तरह के होते हैं, तो ये कौन सा रेट ऑफ चेंज है? तो भैया बिना किसी चिंता के, बिना किसी डाउट के मैं बोलूंगा कि ये आपका सोचना सही है, ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्योंकि आप एक तो सोच रहे हैं, ऊपर से हम उसको कनेक्ट कर लें कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ये डिफरेंशिएशन देता है। अच्छा सर, ये बार बार इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलना आपको नहीं लगता थोड़ा लेंथ वाइज मतलब वो हो जा रहा है? रंग बहुत सारे हैं इसलिए ठीक चूज करना पड़ता है, तो इसको एक छोटा शब्द कह देते हैं सर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, स्लोप। क्या भैया? स्लोप। अब कोई बोलेगा सर स्लोप किसका? हमने तो ये पढ़ा है कि स्लोप तो कॉर्ड का भी होता है दो पॉइंट के बीच में, और स्लोप तो टेंजेंट का भी होता है। तो अगर ये तुम कर रहे हो तो गिरा गिरा के मारने वाली बात है, सिंपल सी, बिकॉज ऑफ अ सिंपल फैक्ट दैट व्हेन यू आर डीलिंग विद अ कॉर्ड दैट मींस यू आर डीलिंग विद एवरेज, एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद अ टेंजेंट दैट मींस यू आर डीलिंग विद इंस्टेंटेनियस। सिंपल। अब चलो ठीक है सर, ये तो ठीक है, हमें पता चल गया कि आप कह रहे हो कि भैया सिंपल भाषा में कहें तो y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड डिफरेंशिएशन कहता है कि भैया बिना सोचे इसको डिफरेंशिएट कर दो dy by dx एंड दैट विल बी न्यू फंक्शन, लेट्स से f ऑफ x, बट एक डैश लगा दिया जो ये बता रहा है कि वो फंक्शन अलग था, ये फंक्शन अलग है। बस इससे ज्यादा यहां पर कोई भी चिंता करने की बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने डिफरेंशिएशन किया, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब एक डिस्क्लेमर, आसपास क्या काम चल रहा है और जितना हम कर सकते हैं उस हिसाब से अपन, ये आसपास मतलब बाहर बाहर कहीं काम चल रहा है, बट जो भी आदमी सेटअप जुगाड़ पाया, जितने में मतलब कर पाया, समझ सकते हैं आप सिचुएशन के हिसाब से, वो अभी उस साउंड को शायद रोक नहीं पाए। तो अगर बीच में एक कंसिस्टेंट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड टक टक टक, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं इतना तेज बोलने लग जाऊं कि वो कवर हो जाए, लेकिन आए तो प्लीज इग्नोर दैट, ठीक है। और कर ही कह सकते हैं। चलिए, तो यहां पे डिफरेंशिएशन है dy by dx विच इज f डैश x, मतलब डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट मत करिएगा। तो जब हमने ये किया तो इस प्रोसेस, अच्छा अब आपके मन में सवाल आएगा क्यों किया, तो मैंने आपको बोला क्यों किया, तो अब आएगा ना वो, और कहां आया? कैलकुलस में। तो आपके अब आप ये नहीं कह सकते क्यों किया, तो वहां पढ़ाया कैसे, यहां पढ़ाया क्यों। अब बता रहा हूं कि कैलकुलस का विजुअल एप्लीकेशन जाने से पहले ये एक बार कोरिलेशन लास्ट में फिर से बिठा देते हैं, ये रिवीजन है भाई पूरे कैलकुलस का। अच्छा, अब आया इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन क्या था? अबे अगर तुम्हारे पास किसी का एवर चेंजिंग रेट है, अब फिर कोई बोलेगा सर कांस्टेंट हुआ, तो अरे यार कांस्टेंट एक स्पेशल केस है, मत बोल बीच में, ठीक है। तो dy by dx है r क्या है? रेट ऑफ चेंज। कौन सा? इंस्टेंटेनियस। क्या कहते हैं? स्लोप। किसका? टेंजेंट का। कहां पर? कर्व पर। है भाई, कोई दिक्कत नहीं भी। अच्छा, वो टेंजेंट टू कर्व वाला बात अगर नहीं भी समझ आया तो मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा है जी। कैसा मास्टर साहब पढ़ाते पढ़ाते बोल रहा है बहुत अच्छा है। बेटा इसीलिए अच्छा है क्योंकि वही तो पढ़ाना है, ग्राफिकल एनालिसिस में वही तो कराना है। और मैं इतने ग्राफ बना के मेहनत से लाल लाल रंग के एक्सिस खींच खींच कर मैंने अपनी जान क्यों खपाई? क्योंकि मैं आपको वही समझा सकूं। मैं तो अभी ये बता रहा हूं कैलकुलस में क्या पढ़ा, तो उसके लिए पूरा लेक्चर सीरीज है भाई, वो देखना पड़ेगा। तो dy by dx इज f डैश x, और सीक्वेंस में पहले मैथमेटिकल टूल, फिर जाके कैलकुलस, फिर ये बहुत प्यारा समझ आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। चल, अब ये रेट है मेरा, यानी मेरे पास एक रेट है। अब फंक्शन तेल लेने जाए, मेरे पास एक रेट है, एवर चेंजिंग रेट है, मेरे पास एक कंटिन्यूअसली चेंजिंग रेट है, ठीक है। एवर नहीं कह सकते, पता नहीं कब बंद हो जाए, फंक्शन की लिमिट है। तो ये मेरे पास एक रेट है। अब इस रेट से मैं कहां जाऊंगा? इंटीग्रेशन। मैंने कहा यार अगर कोई चीज चेंज हो रही है, जैसे एक बहुत बड़ा टैंक है, उसमें टैप लगा है और टिप टिप करके पानी बाहर गिर रहा है, और बहुत ही मध्यम गति से एकदम हौले हौले एक एक बूंद पानी बाहर आ रहा है। वो जो बूंद बूंद करके पानी बाहर आ रहा है, ठीक है,
वो अगर मान लीजिए नीचे कोई कंटेनर रख दिया जाए और कुछ समय के लिए अलाउ किया जाए कि भाई उस कंटेनर में जितना पानी इकट्ठा होना है होने दो, तो आप रियलाइज करेंगे कि कुछ देर बाद वहां पानी, वही बूंद बूंद पानी, काफी एक क्वांटिटी, काफी नहीं कहेंगे, कुछ देर मतलब उसके लंबा समय चाहिए, बट कहीं ना कुछ क्वांटिटी इकट्ठा हो गई होगी। तो दैट इज द एक्यूमुलेटेड क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर। वो जो एक्यूमुलेशन है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो कैसे मिलता है? तो पहले उसने को चाहिए रेट। अब ये जो रेट है, इस रेट से अपने कहां जाने चाहते हैं? इंटीग्रेशन पे। अच्छा जी, इंटीग्रेशन कैसे, मतलब क्या आपको दे रहा है? तो मैंने बताया वो जो इकट्ठा हुआ था, वो एक्यूमुलेशन जो हुआ, एक्यूमुलेटेड क्वांटिटी है, वो अपने को चाहिए। तो इंटीग्रेशन कहता है कि आपने यहां तो निकाल लिया रेट ऑफ चेंज, यहां निकाल लो एक्यूमुलेशन, ठीक है, या टोटल चेंज, ठीक है, यहां क्या निकाल लो? टोटल चेंज या एक्यूमुलेटेड चेंज, सॉरी मतलब एक्यूमुलेटेड क्वांटिटी, ठीक है। अब टोटल चेंज का मतलब क्या है? अरे मान लो कि उस मतलब वो जो डब्बा था, उस डब्बे में पहले से थोड़ा सा पानी था, फिर टप टप करके पानी भरा, तो वो जो उस प्रोसेस के तहत हुआ, दैट अमाउंट इज चेंज। क्योंकि पहले से पानी था, वो हमारे कंसर्न में नहीं है, वो हमारे एनालिसिस पर मतलब आप पीरियड में नहीं है। तो मैं ऑब्जर्वर, मेरी मर्जी, घड़ी मेरी है भाई, मैं घर चला जाऊंगा, ठीक है, नहीं खेल रहे। तो वो जब इस तरह से उसको टाइमर शुरू किया, देन वी स्टार्टेड द प्रोसेस। मे बी इनिशियली टैंक वॉज एम्प्टी, मे बी, बट फिर वही बात, मत बोल बीच में, जनरलाइज डिस्कशन, देन यू टेक अ स्पेशल केस। सो वो जो हाउ मच दे एड अप टू, सी हाउ थिंग्स चेंज इज डिफरेंशिएशन एंड हाउ मच दे एड, ठीक है, इन स्पेसिफिक एक रेंज ऑफ पीरियड में वो कितना ऐड हुआ, उसको हम कह रहे हैं अपना इंटीग्रेशन। और मैं कहूंगा इतना चर्चा करना और इस बात को लेकर चलने से बेटर है दैट वी आर गेटिंग एरिया अंडर कर्व। अब बात है कि सर एरिया अंडर कर्व होता है, नहीं, तो चलो इसको थोड़ा सा और बेटर कर देते हैं, एरिया अंडर, ठीक है। आपको याद है मैंने एक कर्व बनाते टाइम एक बात कही थी कि जब मैं उस कर्व को बना रहा था तो मैंने पेन नहीं उठाया और ना ही कोई बेंट आया, ऐसा टक टक, ये नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ये ऐसा ऐसा एक स्मूथ कर्व था। तो आपको कैलकुलस की जरूरत तभी पड़ती है व्हेन यू आर डीलिंग विद फंक्शंस। आपको थोड़ी कोई कर्व दे देता है कि अच्छा सर वो पेन आपने उठाया नहीं था, अबे वो डिस्कशन तो अब आएगा, वो तो सिर्फ बताने के लिए था कि कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व क्या होता है। मेन पर्पस कैलकुलस का क्या है कि ग्राफ आप यूज करने बैठ जाओ, कैलकुलस सीख के अच्छा ग्राफ ही बनाना था तो पहले ग्राफ बनाना सीखोगे, मैथ्स में जाके पहले तुम ग्राफ बनाना सीखोगे, फिर तुम आओगे फिजिक्स में कैलकुलस यूज करने बैठो। अबे ऐसा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर शुड बी अ डायरेक्ट फैक्ट, कैलकुलस डील्स विद फंक्शन, खत्म। बट उसका विजुअल एप्लीकेशन इज कर्व, जो उससे मिला, बट इसका मतलब ही नहीं डायरेक्टली वही लग रहा है, समझ रहे हैं? दैट शुड बी द डिफरेंशिएशन, ठीक है, जो पढ़ा। तो यहां पे एरिया अंडर द कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व देता है। और निकालने का तरीका क्या है? तो भैया सिंपल क्वांटिटी, मतलब क्या सिंपल बात है कि मान लीजिए अगर मुझे रेट दिया हुआ है यानी dy बाय dx दिया हुआ है तो वो r है, मैं dy इज इक्वल टू आर इंटू dx करता हूं, इंटीग्रेशन लगा देता हूं, छोटे 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 बहुत सारे dy जोड़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो डेल्टा y हो जाएगा। आपके छोटे 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 लिए हुए जो जो आपके स्टेप्स हैं, आपके छोटे छोटे जो एफर्ट्स हैं, वो जब एडअप होते हैं तो आप ही रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि मैं साल कर मतलब जो साल भर का टाइम स्पैन था मैं इतना कुछ कर गया। आप खुद रियलाइज नहीं करेंगे इस बात को, ये समझिए पहले, यू विल नॉट रियलाइज दिस दैट हाउ मच यू हैव गैदर्ड। आप जब सब्जेक्ट को तोड़कर उसी इंस्टेंस में उसी क्षणिक तरीके से पढ़ेंगे कि आज के आज पढ़ा और फिर कल दूसरा टॉपिक लिया, उठा, हाँ से कनेक्शन बिठाना है, लेकिन अगर आप उतना उतना भी करते चलेंगे बिना इस चिंता से कि अरे फिजिक्स कितना कुछ है, बेयर करता है, कितने चैप्टर्स हैं, मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता, तेल लेने जाए भाई, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, देयर इज नो इशू। क्योंकि जो अब तक किया शायद गलत था इसलिए ढंग से कुछ नहीं हो रहा था, तेल लेने जाए, छोड़, शुरू कर, लेकिन टेक एवरीथिंग टू द एंड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? If you are thinking of adding something new, taking a new step, take it. गलती करोगे अपने आप बदल लोगे, लेकिन अगर मन में यही सोचते रह गए करूं ना करूं और जानने में लगे रह गए, लिख के ले लो, वो चीज कुछ दिन बाद इतनी इंटेंसिटी लूज कर देगी that you will not be able to take any step. तो अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। अब यहां पे जब हमने dy को इंटीग्रेट किया तो उसका इंटीग्रेशन मिला डेल्टा y, यानी छोटे छोटे dy को जोड़ने पर मेरा बड़ा चेंज ओवर अ पीरियड, एंड दैट इज r dx। उड़ा दो, एंड यहां पे लिमिट पुट कर दें अगर x1 टू x2, दैट मींस मतलब वो एक लिमिट बन जाता है कि मुझे इस समय से उस समय तक या इस क्वांटिटी से उस क्वांटिटी तक, डिपेंड करता है समय क्यों बोल रहा हूं,
ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूं सब, क्योंकि केस है नहीं, पर्पस ये है कि आप जनरली मोशन को जब एनालाइज करेंगे, व्हेन यू विल बी डीलिंग विथ मोशन, दी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम 99%, 99 ना भी कहें 95% केसेस में यू विल बी गेटिंग टाइम एज बेसिस। और ये ऐसा नहीं यहां है, हर जगह होगा, समय ही बलवान है। ठीक है, चलिए इक्का दुक्का जगह पोजीशन आ जाता है, इक्का दुक्का, ठीक, अलग अलग चीजें बाकी। तो अब हम एंटर करते हैं उस पोर्शन में विच इज ग्राफिकल एनालिसिस, और मैं इसको एक सिंपल सा डेफिनेशन देता हूं। व्हाट इज ग्राफिकल एनालिसिस? द विजुअल एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। देखने वाला, एक होता है आपने उसको मैथमेटिकली यूज किया, यू स्टार्टेड विद द फंक्शन एंड यू डेल्ट विद इट। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले ग्राफिकल एनालिसिस करने में जब मैं एंटर करता हूं ना, तो मेरा एक पॉइंट होता है जो मैं स्टार्टिंग में सबको क्लियरली बता देता हूं, क्लैरिटी के साथ बोल देता हूं। वो ये कि जब कोई ग्राफिकल एनालिसिस शुरू करता है तो ये ना सोचे कि खाली इस चैप्टर को मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ना है, ऐसा ना सोचे। ये चैप्टर खत्म करने के बाद जब आगे जाएंगे तो हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, और कहीं कहीं तो वही आएगा। एग्जाम्पल थर्मोडायनेमिक्स, ग्राफ ही ग्राफ है भाई, ऑसिलेशन, वेव्स में चलिए ज्यादा ग्राफ पे मतलब उसका फोकस नहीं है, वो मैथमेटिकल इक्वेशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां बेयर करती हैं, लेकिन ग्राफ्स हैं, बेसिक ग्राफ्स हैं, क्योंकि वो पढ़ लिए तो ये भी हो गए ऐसा। ठीक है, चलिए, तो अब ग्राफिकल एनालिसिस, और ऐसा नहीं 12th में नहीं आ रहा, वहां भी आ रहा है। मैं इतना क्यों बोल रहा हूं इस मुद्दे पे, लेकिन क्योंकि सीरियसली इसको मैंने इस पूरे ग्राफिकल एनालिसिस पार्ट को इस तरह से तोड़ा है कि ये 3 तरह के सवाल बनते हैं। कौन कौन से? तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। ड्रॉ, पहला जो सवाल है ड्रॉ फ्रॉम स्क्रैच। किसी ने बोला कि एक बच्चा खड़ा है, उसके हाथ में गेंद पकड़ा दी और बोला बेटा फेंक, उसने ऊपर फेंक दिया, वो गई गेंद, और ऐसे नहीं फेंक सकता, एंगल पे नहीं फेंक सकता, हॉरिजॉन्टल नहीं फेंक सकता, ठीक है, नीचे ड्रॉप कर सकता है या ऊपर फेंक सकता है बस, क्योंकि मोशन में स्ट्रेट लाइन ही अलाउड है। अब उसने ऐसा थ्रो कर दिया, t इक्वल टू 0 इंस्टेंट, जैसी घड़ी शुरू किया ऊपर, बोला इसका at यानी एक्सेलरेशन टाइम, vt यानी वेलोसिटी टाइम, xt यानी पोजीशन टाइम कर्व बनाकर दो। ठीक, v मतलब हम वेलोसिटी पोजीशन टाइम कर्व भी बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बन जाएगा वो भी। लेकिन अभी आप फोकस करिए कि मैं जस्ट शुरू कर रहा हूं, तो इस पे क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि ड्रॉ फ्रॉम स्क्रैच, अ सिचुएशन इज गिवन, पी पैरामीटर्स विल बी गिवन कि टेक अपवर्ड एज पॉजिटिव, ग्राउंड को ओरिजिन मान लें, ठीक है, तो ऊपर हुआ पॉजिटिव एक्स, नीचे हुआ नेगेटिव एक्स। ठीक, तो वो कर्व बनाते टाइम कुछ बातें आपको इनिशियल या कुछ बातें ध्यान रखने के लिए ऐसे दे देगा कि भैया ये तुम्हारी मर्जी नहीं चल रही, ये। अब नेक्स्ट है एनालाइज द गिवन कर्व, यानी एक कर्व पहले से अच्छी क्वालिटी में अगर हो तो बढ़िया है, वैसे भी प्रिंटेड तरीके से कर्व वहां पर दिया होगा। अब उस क्वेश्चन में आप कर्व को ऑन द स्पॉट एनालाइज करेंगे, और वो कुछ बातें नीचे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देगा। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है क्या, अच्छा मुझे बताओ टोटल एरिया बढ़ रहा है क्या टाइम के साथ, अच्छा मुझे बताओ कि ये जो प्रोसेस है कौन सी, मतलब मैं थर्मो में चला गया, लेकिन एनालाइज द गिवन कर्व। ठीक है, इट इज गिवन ऑलरेडी, मतलब आपको ड्रॉ नहीं करना। अच्छा, लास्ट है ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन। एक गिवन कर्व से दूसरा गिवन कर्व बनाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। कि एक मान लीजिए वेलोसिटी टाइम कर्व दे दिया और बोला चलो स्पीड टाइम बनाओ, एटी कर्व दे दिया बोला वीटी बनाओ, वीटी कर्व दे दिया बोला एटी बनाओ, वीटी कर्व देकर एक्सटी बनाया, एक्सटी कर्व देकर वीटी, मतलब कोई भी कन्वर्जन हो सकता है फ्रॉम वन कर्व टू दी अदर। अब एक बात मैं आपको बहुत ही क्लैरिटी से बोल दूं, आप जब सवाल करेंगे तो यू रियलाइज दिस थिंग, आई वांट यू टू रियलाइज दिस, आई जस्ट से दिस, और एक जगह पे और जब मैं टॉपिक शुरू करूंगा तो मैं वहां बोलूंगा, बिकॉज और क्या तरीका होगा। ठीक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट इज नीडेड, खत्म बात। इससे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंस देने का पर्पज ये है कि मैं और भी तरह के वीडियोस बनाता हूं जहां पे मैं शांति से बैठ के अपना एक मतलब एक व्यू है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो डिस्कस करता हूं। जैसे किसी ने मेरे से पूछा कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस बेयर करता है, तो मैंने कहा बेटा तुम्हारी जिंदगी में ही बेयर करता है, मैं तो कह रहा हूं और किसी की जिंदगी में नहीं बेयर करता। क्योंकि वो बालक जब भी कुछ बातें बताई जाती थी, ठीक है, तो उनकी सीरियसनेस को और किस सटीक माप में उसको लगाना चाहिए वो नहीं समझ पाता था। और मैंने फिर उसको एक सिंपल सा एग्जांपल देकर बोला कि
जब तुम एडमिट होते हो हॉस्पिटल में, ग्लूकोज हुआ था ना, जैसे वो कभी कभी किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए या डायरिया वायरिया हो जाता है, तो शरीर से अगर बहुत ज्यादा पानी बह जाए और न्यूट्रिएंट्स निकल जाएं, तो उसके लिए वो इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है, ठीक है, वो पानी में मिलाकर आप पी सकते हैं। अब जब कोई एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो जैसे वो घट घट करके घर में ग्लास में पी जाता है, वैसे ड्रिप लगा देंगे शरीर में इंसान के, या कुछ कुछ सीरियसनेस वहां रहेगी क्वांटिटी की, है भैया, कि पिचकारी भरी और सरर मारी, वैसा तो नहीं कर सकता हॉस्पिटल वाला कि लो ग्लूकोज दें तुम्हें, दूर से खड़े हो जाओ मुंह खोल के, ऐसा नहीं होता ना, वो ड्रिप इट इज कनेक्टेड, सो देयर इज अ, जो जो वहां पे मुद्दा है वो क्वांटिटी का है, सिंपल सी बात, खत्म, ठीक है। एग्जाम्पल भरे पड़े आपके आसपास भाई, मेजरमेंट के कितने ज्यादा, यूनिट के भी हैं। एक सवाल दे दिया जिसमें सारी यूनिट, एक मान लीजिए थर्मो का एक सवाल दे दिया जाए, या केटीजी का एक सवाल दे दिया जाए, केटीजी, जी में जी इज्जत के लिए नहीं दे रहे हैं, गैसेस हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। वहां जो जो आप पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन जब करेंगे ना, सवाल जब आप करेंगे, तो सवालों के अंदर आप रियलाइज करेंगे भैया वो 5 क्वांटिटी है मान लीजिए पूरे क्वेश्चन में, पांचों की यूनिट अलग है। अब उसको था आदमी, मतलब एक तो पहले 10 लाइन का सवाल पढ़े, फिर उस क्वांटिटी को आइसोलेट करे, उसमें देखे कि अरे यार ये रह गया करना, बताओ गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो लेनी थी वो 0.0821 लेनी थी, अपने ने ये ले ली, हो गया भैया, लग गए वही रास्ते लग गए। अब क्वेश्चन कितना भी आता हो, थर्मो कितना भी प्यारा लगता हो कि हमें दिखता है इंजन में फ्यूल बर्न होता हुआ, तो कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन गलत है। तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट समझ रहा हूं, ठीक है। तो जब आप ये ड्रॉ फ्रॉम स्क्रैच एंड ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे, कन्वर्जन वाले को, तो यहां मेनली 2 टॉपिक होते हैं, 2 तरह के कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा पैराबोला। ये 2 आपने सीख लिए और थोड़ा बहुत उसके स्लोप पे चर्चा कर ली, ठीक है, तरह उनके इक्वेशन मतलब बेसिक। आपको मतलब देखिए, कोई बोलेगा सर कर्व तो और भी होते हैं, एक्सपोनेंशियल होता है, लॉगरिथमिक होता है, क्वाड्रेटिक का जो आपका, आप अगर पैराबोला बोल रहे हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल कर्व होता है, जहां पे कॉन्केविटी अप कॉन्केविटी डाउन इस तरह की चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। उसका जो हमें क्या बोलते हैं, जो फोकस है उसका, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। लेटस रेक्टम क्या होता है। अब आप ये सब मैथ्स में चिंता करो भाई, फिजिक्स में चिंता इन सब चीजों पे मत करो, होगी तो थोड़ी बहुत टूल्स के फॉर्म में वो चिंता पूरी कर दी जाएगी। एंड इफ इट इज नीडेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेई स्टूडेंट, कि एक जेई का बालक फिजिक्स पढ़ रहा है और उसमें उस डेप्थ में जाकर सोचना है कि नहीं, बिल्कुल सोचे, व्हेन इट कम्स, नॉट राइट नाउ। यही हमारी दिक्कत है कि हम जितना क्वांटिटी कंटेंट का लेना चाहिए उतना है, उससे ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में स्ट्रेट लाइन पैराबोला पढ़ लेंगे तो काफी हद तक काम हो जाता है। और एनालाइज द गिवन कर्व में कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा, बस उसको अपन शुरू कर देते हैं। चल, तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे किससे, स्लोप से। क्यों स्लोप से शुरू करेंगे? बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हम ग्राफिकल एनालिसिस में जब एंटर करते हैं, एट दैट मोमेंट द इंपॉर्टेंट पार्ट is you have to understand that the visual application is graphical of calculus। तो कैलकुलस में क्या सीखा, 2 चीज, डिफरेंशिएशन, स्लोप, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व। तो पहले किस पे चर्चा होगी, स्लोप पे। स्लोप से जो जो मिलता है निकालते हैं। तो व्हाट इज स्लोप, डिफरेंट, यहाँ पे डेफिनेशन है, देख लीजिए, ठीक है, पढ़ सकते हैं आप। द रेशियो ऑफ चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल टू द करेस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जब भी कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स या तो dy बाय डी एक्स लिखूंगा। अब जब मैं डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स लिखता हूं, यानी मैं थोड़ा बड़े टाइम स्पैन या बड़े इंटरवल में इंटरेस्टेड हूं, जिस भी क्वांटिटी से डील कर रहे हैं। और जब मैं d लिखता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल d, ठीक है, ऐसा नहीं, छोटा चेंज, अ वेरी स्मॉल चेंज इज टेकन, ठीक है, छोटे मतलब इंटरवल के लिए उसके साथ डील कर रहे हैं। अच्छा, अब चेंज 2 तरह के हैं, और इसने बोला कि भैया, मतलब सॉरी, 2 तरह के, 2 क्वांटिटी का रिलेटिव है। तो इसने बोला द रेशियो ऑफ चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y टू द करेस्पॉन्डिंग चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब आप सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ हॉरिजॉन्टली भी मूव करते हैं और कुछ वर्टिकली भी मूव करते हैं, देयरफॉर यू कैन मूव अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन, दैट्स द ओनली रीजन यू कैन मूव अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक। तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ स्लोप है, स्लोप कितने तरीके के होते हैं,
तो स्लोप होता है अपने पास पहला तरीका, दैट इज एवरेज स्लोप, ठीक है, एंड दूसरा होता है वो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्लोप, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। और एक देखिए एक छोटा सा पॉइंट था मेरे को कि जैसे जैसे डायरेक्ट कंटेंट टू कंटेंट बात करके आगे बढ़ते हैं, ऐसा मेरा क्या है ना, मतलब मैं इधर उधर की बातें आपसे नहीं करूंगा, यहां वहां की बातें बीच बीच में होंगी भी तो इंस्टेंटेनियस होंगी, एवरेज नहीं होंगी, ठीक है। इट शुड बी कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट, सिंपल। मेरे जीवन में क्या हुआ वो मैं जब तक फिजिक्स से कनेक्ट करके आपको नहीं बताने की इच्छा रखूंगा तब तक मैं सिर्फ आपको खुश कर रहा हूं, और ऐसी जनता सिर्फ खुश रहती है। सिलेक्शन निकालने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड इटसेल्फ, द अदर पर्सन, द अदर सिस्टम इज जस्ट सपोर्टिंग। लेकिन वो सपोर्ट इतना तगड़ा होना चाहिए कि वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ बेयर करवा सके उस बच्चे के अंदर, वो वैल्यूज कल्टीवेट करवा सके, और वो सिर्फ फिजिक्स बोलते बोलते या टॉपिक पर रिस्ट्रिक्ट रहकर नहीं हो सकती। तो अगर कोई 10-12 मिनट का कंटेंट पर डिस्कशन करेगा तो 1-2 मिनट ये बातें करनी होंगी, बिकॉज जो आपका प्रोग्रामिंग है ना, वो जब आप खुद करते हैं अपने मन में अपने आप के लिए तो थोड़ा जल्दी इंपैक्ट करता है। लेकिन अगर कोई सामने से करवाता है तो पहले एक हिंड्रेंस होता है रोकने के लिए कि अबे चल बे तू बोल रहा है, वो हिंड्रेंस जब खत्म होता है समझते हुए कुछ टाइम लगते लगते, देन यू आर एट दैट पॉइंट वेयर लेस टाइम इज रिमेनिंग, सो दैट इसीलिए इतनी बार बोलो कि वो टाइम जल्दी हो जाए, हिंड्रेंस खत्म हो जाए, और वही मेरा पर्पस है। तो अब हमारे पास स्लोप दो तरह के हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। अच्छा, तो लेट मी ट्राई एंड मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ द स्लोप इज रिप्रेजेंटेड ऑन द कर्व, बिकॉज विजुअल एप्लीकेशन। अच्छा, अब स्लोप दो तरह के थे, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, ठीक है। एक सिचुएशन है यहां नीचे देखिए लिखा है, लेट्स टेक अ सिचुएशन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी वाया सी। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, और उस स्ट्रेट लाइन को मोशन, मतलब जो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है वो परफॉर्म करते वक्त हमारा जो पार्टिकल है वो एक पोजीशन x1 से किसी दूसरे पोजीशन x2 पे गया, और फिर किसी तीसरे पोजीशन x3 पर गया। x1 वाले को नाम दिया, दिख रहा है, हाँ, A, B और C, ठीक। ये उसका मतलब ये उसका मोशन है, लाइन ऑफ मोशन है जहां पर वो चल रहा है। फिर किसी ने क्या किया, देखा यार कि ये जब चल रहा है पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और वो कुछ थोड़ा रैंडम तरीके से चेंज हो रहा है, तो किसी ने कर्व छाप दिया। अब आप ये मत सोचने बैठना कि सर ये जो कर्व है ऐसा आपने बना रखा है, लहरों की तरह ये जो कर्व है क्या ये हमारी जिंदगी में कुछ बाढ़ की स्थिति पैदा करने के लिए आया है? नहीं, इसका सिर्फ एग्जाम्पल सिखाने के लिए, एवरेज इंस्टेंटेनियस दिखाने के लिए कर्व। और फिजिक्स में मैंने कहा ना, स्क्रैच से जब कर्व बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, मतलब उतना ही, और पैराबोला भी बेसिक वाला भी, वो ax² + bx + c का जनरल फॉर्म नहीं, वेर a cannot be equal to 0, ये वाला नहीं, ठीक है, जे वाला, कि जहां पर आप स्ट्रेट लाइन पैराबोला का जो बेसिक, जे वाला मतलब ये करनी, जे वाला मतलब जो मैंने कहा आपको पैराबोला बेसिक वाला, y = x², y = kx² या x = ky², सिंपल वाला एकदम, ठीक है। अब ना मतलब जिसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन। अच्छा, अब यहां पर एवरेज इंस्टेंटेनियस को देख रहे हैं, नाउ कैन यू कैन सी लाइन ऑफ मोशन xt कर्व, ठीक है। अब वो क्या हुआ, किसी ने ऐसे रास्ते में लैंडमाइंस बिछा रखे थे, तो पार्टिकल से कूद कूद के यहां वहां मोशन कर रहा था, ठीक है। यहां वहां मतलब इधर नहीं जा रहा, वैसे ये कूदा, अरे 3-4 है, ओहो ज्यादा कूद जाओ ऐसे करके। तो जब उन सारे से टाइम के रिस्पेक्ट में वो घड़ी ऑब्जर्वर साहब खड़े थे, नल्ले आदमी, उन्होंने मेजर कर, फ्री है घड़ी जेब में, जैसी मोशन हुआ कर लिया। अब ये जो कर्व है इसमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस को वी हैव टू शो, तो हाउ वी कैन शो दैट, कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो मैं हरे रंग का सहारा लेकर थोड़ी सी बोल्ड लाइन यूज करूंगा, ठीक। देखिए पहले मैं पॉइंट शो करता हूं, जो हमारा पार्टिकल है ए, मान लो ये है, ये है ए, ठीक है, फिर ये है बी, और ये है सी, नाम भी दे देता है, ए, ठीक है, बी और ये है सी। तो ये 3 तरह मतलब 3 पॉइंट्स हैं जो अपने ने कर्व पे ले लिए। अब मुझे एवरेज स्लोप को शो करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एवरेज स्लोप विल बी टेकन फ्रॉम ए टू बी। ऐसा कोई कंपल्शन है कि ए टू सी नहीं ले सकते? तो अरे ले सकते हैं, मैं बता रहा हूं कि मोशन के लिए मैं एवरेज कुछ तो मैं मतलब जो क्वांटिटी है जो इससे मिलेगी, बट अभी मैं सिर्फ कह रहा हूं कि ये एक एक्सटी कर्व दिख रहा है आपको। अब ये ध्यान देना है, एक मिनट, यहां पे आपने जनरल जब डिस्कशन किया तो ये y वर्सेस x था ना, यानी द फंक्शन शुड बी वर्टिकल एक्सिस y, हॉरिजॉन्टल शुड बी x, ठीक है। लेकिन अब जब मैं यहां पर आया तो आपने नोटिस किया मैं xt कर्व ले रहा हूं,
यानी x मतलब पोजीशन मीटर में है और t मतलब टाइम सेकंड में है, और मैंने 3 पॉइंट ले लिए। अब मैं एवरेज स्लोप को, यानी एवरेज स्लोप मैं इस कर्व का निकालना चाहता हूं, xt कर्व का, लेकिन किन 2 पॉइंट्स के बीच में निकालना चाहता हूं, किन 2 पॉइंट्स के बीच में निकालना चाहता हूं, ये है इंपॉर्टेंस की बात। अब लाल रंग, नहीं हरा, ठीक है, एवरेज स्लोप में शो कर रहा हूं। तो एवरेज स्लोप का मतलब क्या है, मैं यहां ए से बी को कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब 3 क्या है, तो दिस इज कॉर्ड, क्या है ये है कॉर्ड, 2 पॉइंट के बीच में कॉर्ड बनता है, ठीक है। अब इस जो कॉर्ड है ये, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, क्या निकालें, कुछ निकालते हैं इससे। तो जब ए वाले को पॉइंट को देखा, ए वाले को, तो ए वाले का जो कोऑर्डिनेट था, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वाज, ध्यान देना, मतलब हम एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं तो वो है t1, x1, और जो बी वाला पॉइंट है वो है t2, x2, कोऑर्डिनेट एक्स वाई। तो टाइम, जो एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम है, वर्टिकल एक्सिस पोजीशन है, तो ऐसे उसी ऑर्डर में लिखा, ठीक। अब मुझे इस कॉर्ड का स्लोप चाहिए, तो चलिए मैं इस कॉर्ड का स्लोप निकालता हूं। तो मैं इस कॉर्ड का स्लोप निकालने के लिए जब जाऊंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ठीक है, और अब ये मैंने एक वर्टिकल लाइन इस पे ऐसे 90 डिग्री पर गिरा दी। अच्छा सर, ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल चाहिए जिसका नाम है थीटा, इसी को हम कहते हैं स्लोप। आपको याद होगा स्लोप का डेफिनेशन क्या था, स्लोप का मतलब जो आपका डेफिनेशन था वो क्या था। तो स्लोप का डेफिनेशन था, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक लाइन है जो इस तरह से बनी हुई है, तो आप क्या करेंगे, आप इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, अब मैं क्या एक्स बोलूंगा ना, प्रॉब्लम क्या है, मैं ये बार बार बोलना नहीं चाह, मैं एक्स अगर बोलूंगा तो आपके मन में आएगा यार एक्स मतलब तो वो जनरल एक्स वाई एक्स वाला एक्स, फिर आपका मन यहां पर जब आप वर्टिकल एक्सिस पर एक्स को देखोगे तो आप कहोगे अरे यार ये भी तो वही वाला एक्स है, बट ये वो एक्स नहीं है, जे है पोजीशन, वो एक्स है जनरल, ठीक है बाबू। चलिए, तो ये है हमारी लाइन। अच्छा, अब इस लाइन का स्लोप कैसे डिफाइन होगा, तो स्लोप डिफाइन करने का तरीका क्या है कि भैया यहां पर पॉजिटिव एक्स यानी पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर आप गए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंगल मेजर कर लिया थीटा। इस थीटा को ले गए आप टेन फंक्शन में और आपने वहां पुट कर दिया, वो हो गया टेन थीटा, और यही है हमारा खूबसूरत स्लोप। एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज नहीं, दिस इज रॉन्ग, एंटी क्लॉकवाइज, इसको अपने स्लोप कह दिया। अब यही जनरल डेफिनेशन दे दिया हर बार अपने। अच्छा, ऐसा क्यों किया, ठीक है, सिंपल, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनेगा, रफली बना रहा हूं, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनेगा तो ये है थीटा। अब यही, ये आप देख रहे हो रेफरेंस एक्सिस है, और ये हमारा एंगल है थीटा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया, एक रेफरेंस बना दिया। अब जब जब इसी के रिस्पेक्ट में सबको नापो, तो अगर सेम पैमाने पे सब है तो कोई दिक्कत नहीं, मापदंड सही होगा, क्योंकि लगेगी सबकी लंका। जैसे नीट का पेपर अगर इस साल बहुत डिफिकल्ट हो गया तो क्या कुछ ही मतलब किसी 2-4 बच्चों से दुश्मनी निकाली एनटीए ने, या कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, वाले, तो क्या सिर्फ स्पेसिफिक सेट ऑफ लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं, ये सबके साथ है। तो यू शुड बेयर अ मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए इंसान का कि भैया पेपर सबके लिए सेम आए, सबने वही फिजिक्स झेली, सबने वही केमिस्ट्री दिया, सबने वही बायो किया, सबने वही प्रिपरेशन की, सब कोई एक्सपेक्टेशन अलग लेकर नहीं बैठे थे, कोई चांद तारे तोड़कर नहीं ले आया था अलग से पढ़ते टाइम, जहां पर सवाल लिखे थे कुछ, ठीक है, ठीक। तो आप ये समझ सकते हो कि यहां पर सबके लिए पैमाना सेम था, तो हर बार रोने गाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम था कॉम्पिटेटिव, हर बार ऐसे हुआ कि ये कौन सा तरीका है। तो इसमें जब स्लोप को डिफाइन किया तो ये थीटा है, और देन मतलब हमारे पास जो स्लोप है वो 10 थीटा है। तो क्योंकि हम एवरेज स्लोप निकाल रहे थे तो हम यहां पर गए और हमने 10 थीटा को लिख दिया। अच्छा, व्हाट इज 10 थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल, कैन यू टेल मी। तो मुझे लग रहा है भैया 10 थीटा होता है वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और यहां मुझे कहना चाहिए, ज्यादा बेटर वर्ड है, चेंज इन वर्टिकल अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल।
अब आप x के जो कोऑर्डिनेट है वो देखिए, क्या ये हम दूसरी तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली मतलब यहां पे लिख रहा हूं, व्हाट इज डेल्टा x, x2 माइनस x1। व्हाट इज डेल्टा t, डेल्टा t क्या है बोलेंगे भाई, तो वो है t2 माइनस t1। तो अगर मैं यहां पर आऊं और टेन थीटा को लिखूं तो मैं यहां से सीधा टेन थीटा यहां छाप रहा हूं, तो व्हाट इज टेन थीटा, डेल्टा x बाय डेल्टा t विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। और रिप्रेजेंट कैसे किया, तो एक कॉर्ड के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट किया, कॉर्ड के माध्यम से रिप्रेजेंट किया। अच्छा, अब ये जो पॉइंट सी है, मान लो कि अभी इस पे बाद में आते हैं, मान लो कि अपन ने क्या किया, ये जो कॉर्ड है जो दो पॉइंट के बीच में बना है ए और बी के बीच में, भाई ए करेस्पॉन्ड्स टू एन इंस्टेंस t1, ए करेस्पॉन्ड्स टू इंस्टेंस t1, b corresponds to an instance t2, and if these two instances will start moving towards a third common instance which is let's say general, ये जो c पॉइंट है लेट्स से वो है t, x, कोई भी जनरल है, ठीक है। अब मैं t3, x3 लिख सकता था बट मैंने लिख दिया t, x, ये नाम है क्या, फोकस करें। तो अगर ये t2 और t1 दोनों खिसक के सी पॉइंट पर आ जाएं, दैट मींस द कॉर्ड विल गेट कन्वर्टेड टू टेंजेंट, उसका परिवर्तन हो जाएगा एक टेंजेंट में। यहां पर आप नोटिस कर सकते हैं ये दो पॉइंट, और ये बना देते हैं अपना टेंजेंट, थोड़ा सा ब्रॉड लाइन यूज किया है दिखाने के लिए, बट वो फिर पॉइंट बनाते टाइम क्या थोड़ा मजा नहीं आएगा, वो ऐसा लगेगा कि अरे कितने पॉइंट्स पर टच कर रहा है। बट यू कैन अंडरस्टैंड टेंजेंट जो है वो एक ही पॉइंट पर टच करता है, सिंगल पॉइंट टच, ठीक है, सिंगल पॉइंट टच। अब यहां पर जो टेंजेंट है हमारा, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट एक पॉइंट पर टच कर रहा है। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मतलब यहां पर वन थिंग कि जब ये टेंजेंट आपने बनाया तो ये तो बात हमारी हो रखी है पहले से कि सर जब आप एवरेज स्लोप निकाल देते हो और उसको लिमिट लगा देते हो टाइम की या जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है उसका इंटरवल जब आप इतना छोटा कर देते हो कि इट बिकम्स एन इंस्टेंस, then you are dealing with instantaneous slope, and the quantity obtained from that is also instantaneous है भाई। क्या है वो instantaneous, मतलब समझ, मैंने यहां पे स्लोप लिया और आपको एक एवरेज का पॉइंट ऑफ व्यू समझाया। तो अभी मैं उस जहां तक मैंने जो अभी तक हमारी बात हुई थी, यहां पे रुकना, जो हमारी यहां पर बात हुई थी इस पॉइंट से मैं तो सिर्फ एक सिंपल सी बात अभी समझा। क्या समझा मैं, यार मुझे बताओ पोजीशन की यूनिट क्या है कर्व देखकर, तो सर पोजीशन की यूनिट तो मीटर है। अच्छा, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, तो पोजीशन की यूनिट है मीटर, टाइम की यूनिट है सेकंड। अच्छा, तो सर जो डेल्टा एक्स होगा उसकी यूनिट भी मीटर होगी, डेल्टा एक्स, मीटर में से मीटर गया तो क्या जीरो, वाह, मीटर में से मीटर गया तो मीटर ही मिलेगा, ठीक है। और t2 माइनस t1 सेकेंड, जे का है भाई मीटर पर सेकेंड, कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है भैया, ये कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है, लग रहा है क्या है ये, तो दिस इज वेलोसिटी, एंड विच वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यू नो दिस, यानी स्लोप ऑफ xt कर्व, एंड विच स्लोप, एवरेज स्लोप, the average slope gives us fully the velocity, and which velocity, the instantaneous velocity। वाह, average slope instantaneous velocity देता है, average slope will give average velocity, फॉर्मूला बता रहा है। और उसके बाजू में इंस्टेंटेनियस स्लोप, ठीक है, उस पे आते हैं वापस से अभी, ठीक है सर, उस पे आते हैं। तो एक बात निकल के आएगी, स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व, क्या भैया, स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व क्या देता है, तो वो देता है वेलोसिटी, इतना तो समझ ही रहे हैं। और जब हम एवरेज स्लोप पे चर्चा कर रहे हैं, एवरेज स्लोप पे चर्चा कर रहे हैं कि भैया यहां पर हमने एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया और इसके बीच में एक प्यारी सी लाइन खींच दी जिसको हम कह रहे हैं कॉर्ड, और उसका स्लोप अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ट्राइंगल बना, मैं रफली इसको फिर कर रहा हूं क्योंकि वहां पूरा एक्सप्लेन किया मैंने, दोबारा बनाऊंगा तो टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा हमने एक इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसमें ये लेंथ थी अपनी डेल्टा एक्स और ये जो लेंथ थी वो थी डेल्टा टी, और उससे हमने एक फॉर्मूला तैयार किया डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी का, एकदम ही ताजा ताजा, जिसको जब हम ओपन करेंगे तो आता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट गिव्स अस एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज स्लोप ऐसे कॉर्ड की तरह दिखता है दो पॉइंट के बीच, किसका, xt का। अच्छा, अब उसका साइन किसका, एवरेज वेलोसिटी का,
एवरेज वेलोसिटी का साइन किस पे डिपेंड करता है? तो भैया चेंज इन एक्स पे। क्या टाइम का चेंज नेगेटिव हो सकता है? कतई नहीं। तो क्या चेंज इन पोजीशन नेगेटिव हो सकता है? हाँ। इसका मतलब चेंज इन पोजीशन डिसाइड्स द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो अगर डेल्टा एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी ग्रेटर देन जीरो है। अगर डेल्टा एक्स लेस देन जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी लेस देन जीरो है। अगर डेल्टा एक्स जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो है। एक ग्राफिकल पॉइंट है इससे, अभी क्वेश्चन के फॉर्म में दिखाता हूं, एग्जांपल में। प्यारा सा क्वेश्चन है, देख के आंसर करना है बस, हो गया वो। ऐसे उसको ग्राफ को ध्यान से देखना, अच्छा ये जो कह रहा है सुन लो, ठीक है? जो कह रहा है डायरेक्ट सुन लो बस, खाली एनालिसिस वाला। बोला ना 3 तरह के क्वेश्चन है, ठीक। तो एवरेज स्लोप ऐसा दिखता है और उसको हमने इस तरह से साइन उसका ऐसे जज कर लिया। तो अच्छा, इसमें मैं बोल रहा हूं एक पॉइंट पर एम्फेसाइज करना थोड़ा ध्यान से, ठीक है? ये वाला थर्ड वाला, एवरेज वेलोसिटी जीरो कब होती है? बोल बेटा, एवरेज वेलोसिटी जीरो कब होती है? व्हेन चेंज इन पोजीशन इज जीरो, यानी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन सेम हो जाए। तो किसी कर्व पर एवरेज वेलोसिटी जीरो कब कब होगी या कब होगी? व्हेन वी आर डीलिंग विथ दोज टू पोजीशंस। क्या भाई, एवरेज वेलोसिटी जीरो कब होगी? व्हेन वी आर डीलिंग विथ दोज टू पोजीशंस which are same, which are on the same horizontal line। दिखाता हूं, ठीक है? अब इतना तो समझ गए जीरो कब होगा, ओके। तो अब एवरेज वेलोसिटी, आपने एक चीज नोटिस की कि भैया एवरेज वेलोसिटी का साइन पता अगर करना था तो अपने पास डेल्टा नामक एक टूल था जिसमें से 2x को सब्ट्रैक्ट करके उसका साइन पता कर लिया जाता। बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के हमने उसका साइन पता कर लिया। बट नाउ द प्रॉब्लम इज वी विल बी डीलिंग विथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहली बात भैया, जनरल पॉइंट क्या था कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व गिव्स वेलोसिटी। बट यहां आप एक चीज नोटिस करेंगे, इस पॉइंट पर यहां आप एक चीज नोटिस, मतलब इस पॉइंट पे करेंगे कि इधर यहां पर आप देखिएगा ध्यान से, ये जो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व है, क्या भैया, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व वो क्या देता है? ठीक है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व क्या देता है? वेलोसिटी देता है। अब वेलोसिटी को, ये तो एवरेज का डिस्कशन हुआ 2 पॉइंट के बीच में, लेकिन आप नोटिस करिए हमने जब उसी सिंगल पॉइंट, उन दोनों पॉइंट को खिसका के एक सिंगल पॉइंट पर ला दिए थे तो टेंजेंट बन गया था, और ये लाल कलर का, लाल रंग का टेंजेंट था। यानी अगर मैं मैथमेटिकली थोड़ा सा और आगे जाऊं इस पॉइंट को आपको समझाने के लिए, तो भैया हमने वी एवरेज से सॉरी बहुत ज्यादा बोल्ड लेटर हो गया भैया। मान लीजिए हमने वी एवरेज से शुरुआत किया। वी एवरेज था डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, एंड डेल्टा एक्स इज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। नाउ अब अगर कोई वी एवरेज यानी लिमिट लगा दे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी में और बोले भैया डेल्टा टी को अप्रोच करो जीरो से, तो दिस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी विल गेट कन्वर्टेड टू प्यारा सा dx बाय dt, एंड दिस इज व्हाट स्लोप। लेकिन ये कौन सा स्लोप है? बोलो भाई कि ये कौन सा स्लोप है? ये टेंजेंट का स्लोप है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द एक्स टी कर्व एट दैट अ पॉइंट, उस पॉइंट पर। बोला जरूरी है भाई, आप स्लोप कहां का निकाल रहे हैं? कहीं का भी स्लोप मिल जाए। अभी एवरेज थोड़ी है। जब तुमने दोनों पॉइंट को खिसकाया 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 और खिसकाकर एक पॉइंट पर ले आए, ठीक है, जब तुमने दोनों पॉइंट खिसकाया और खिसकाकर एक पॉइंट पर ले आए, तो भैया वो जो अपनी लाइन थी, वो जो लाइन थी वो खिसक कर यहां पर एक टेंजेंट बन गई। और ये जो टेंजेंट है हमारे पास, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो टेंजेंट है हमारे पास, इसका कुछ स्लोप होगा। अब सबसे पहला सवाल आता है कि सर कॉर्ड में तो हमें दिख रहा था कि इट वॉज अ चेंज, इट वॉज मतलब लिटरली एक चेंज था कि जब हम ए पे खड़े थे, हम बी पे चले गए, तो एक लाइन नहीं बन गई ऐसी जो कनेक्ट कर रही है। वो लाइन क्या है? वो लाइन ही तो बता रही है कि भाई कितना वर्टिकल चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू कितना हॉरिजॉन्टल चेंज हुआ। उसी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को तो अपने वेलोसिटी कह रहे हैं, बट वो एवरेज था। दिक्कत क्या है कि एक ही पॉइंट है, तो जब एक ही पॉइंट है तो आप सोचो कि आप अपने आप को इतना छोटा कर लें, इतना माइक्रोस्कोपिक कर लें, एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पे चले जाएं, फर्मी लेवल पे, कि जहां पर आप जब उस रास्ते में मूव करें तो क्वांटिटी, आपके फ्रेम में तो बहुत बड़ा डिस्टेंस मूव हुआ, आपने एक कदम रखा, लेकिन अगर हमारे रिस्पेक्ट में हम उसे देख रहे हैं तो वो जो चेंज हुआ, वो जो मूवमेंट हुआ, उतना ही अलाउ किया एक कदम उसका उठाना। इट्स वेरी 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 स्मॉल दैट यू आर डीलिंग विथ 2 पॉइंट्स जस्ट अहेड एंड जस्ट, जो मतलब उस, ये मैं जूम करके दिखाता हूं, रुकिए एक मिनट। वो क्या है, उसको उस तरह से देखने में जो मजा आएगा ना,
वो फिर क्या एक बार दिमाग में घुस जाएगा। ये पॉइंट देख रहे हो तुम, ये पॉइंट। अच्छा अब आप सोचो 2 मिनट के लिए, टेंजेंट जहां बना होगा वो तो पॉइंट एक ही होगा, लेकिन आपको नहीं लगता उसके जस्ट आगे और एक जस्ट पीछे पॉइंट होगा, जस्ट आगे और जस्ट पीछे पॉइंट होगा। लेकिन जब आप उसको जूम आउट करेंगे तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, एक्चुअल इंस्टेंस ये वाला है, चाहिए ये, लेकिन क्या आप उसी इंस्टेंस पे निकाल पाएंगे? अरे फुटबॉल किक किया तो थोड़ा बहुत तो टाइम लैग होगा ना पैर, और उसमें थोड़ा तो होगा यार, थोड़ा तो कॉन्टैक्ट टाइम होगा, वो थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा होगा। लेकिन वो 2 इंस्टेंस, एक जस्ट पहले एक जस्ट बाद वाले के साथ डीलिंग है, ठीक, अपन कर रहे हैं डीलिंग, वो जानता नहीं जानता तेल लेने जाए, तो ये पॉइंट है। लेकिन क्या वो उससे जस्ट पहले एक तो टाइम है t1 और जस्ट बाद में, लेकिन वो इतने करीब हैं, इतने करीब हैं कि जो डेल्टा t है दैट बिकम्स लेस देन, लिख रहा हूं, दैट अप्रोचेस टू 0, डेल्टा t लेस देन 0, ठीक, डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, इतने करीब है तो इट बिकम्स इंस्टेंटेनियस। तो वैसे भी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में थोड़ा बहुत चलता है, और ये थोड़ा बहुत नहीं भाई, ये बहुत प्यारा अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, रुकिएगा मैं उसको थोड़ा सा सेट कर दूं, छुप रहा है, वापस आओ, ठीक है, ओके। तो ये हमने अब तक देखा कि भैया अब देखो, अब उसको जूम आउट किया तो जाके वहां देखना पड़ रहा है, अच्छा, लेकिन है तो एक का पॉइंट, ठीक है, जूम करके देखा तो पता चला अच्छा 2 है, इसलिए डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 एंड दिस चेंजेस टू dx by dt। वो क्या दे रहा है? स्लोप। अच्छा सर ये तो सब समझ आया, ठीक है, बढ़िया लगा, ठीक है, होपफुली। लेकिन इसमें स्लोप का मतलब क्या है सर? अभी भी चेंज नहीं दिखा। अगर मैं अभी भी जूम करके छोटा सा ट्रायंगल नहीं बना सकता, वो dx सॉरी dt, dx by dt अभी भी हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं सब छोड़ो ना यार, सीधा सीधा इस टेंजेंट को पीछे खींच दो और अपनी, रुको थोड़ा ढंग से खींचते हैं, क्या स्ट्रेट लाइन में रहेगा ना तो मजा आएगा थोड़ा, ठीक, ये अपने ने पीछे खींच दिया, और ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको भी अपने इस तरह से एक्सटेंड कर देते। अब हमने क्या कहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप? और यहां जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान सुनिएगा, बिकॉज 2 बातें मैं बताऊंगा जिसमें एक बात जनरल मीनिंग को समझाना होगा, और एक बात वो जो क्वेश्चन करते टाइम बालक अपने मन में रख के सवाल का जवाब सीधा देगा। क्योंकि एनालाइज करने में इतना लेके बैठेंगे क्या, पढ़ाते टाइम तो बोलना पड़ेगा ना, जिंदगी में पहली बात तुम्हारी आंख के सामने ये हो रहा है, मैं तो भैया यही मान के पढ़ाता हूं, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास, जिसमें हर एक बच्चे का मेरा फोकस है। मैं कोई अच्छा बच्चा है कोई बुरा बच्चा है, तेल लेने जाइए, ऐसा तो होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्ट मारने के डिफरेंस, किसी में दिमाग कम किसी में दिमाग ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू विल वर्क फॉर इट, सिंपल, दैट्स इट, खत्म बात। तो यहां पे ये टेंजेंट है, टेंजेंट को पीछे खींचा। स्लोप का डेफिनेशन क्या था भैया? टेन थीटा। अच्छा व्हाट इज टेन थीटा? फंक्शन नहीं बोलने का भाई, टेन थीटा मतलब स्लोप। अच्छा तो टेन थीटा अगर स्लोप है, किसका स्लोप है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सर ये सब तो ठीक है, ये भी समझ आया, डेफिनेशन भी समझ आ गई, डेल्टा टी अप्रोच 0 क्यों करता है वो भी समझ आ गया। लेकिन अब ये बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा कैसे? थीटा है कहां? तो ये रहा थीटा, ये थीटा, इसी का थीटा 10 में रख दें, खुशी खुशी स्लोप दे देगा। किसका? टेंजेंट का। कहां पर? उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट से आप डील कर रहे हैं, सिर्फ उस पॉइंट की चर्चा है। टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एट दैट पॉइंट। तभी पता चलेगा ना कि ये इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी देता है एट दैट पॉइंट, ये नहीं कि कहीं की भी मिल रही, ठीक है, एट दैट पॉइंट टू द एक्सटी कर्व, एक्सटी कर्व। और सीधा सीधा बोलूंगा, सीधा सीधा, ये भी इंस्टेंटेनियस है बाबू, बस स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व भी इंस्टेंटेनियस, खत्म, बस इतना ही था। लेकिन जिंदगी में दोबारा नहीं भूलेगा आदमी। और इस जब ये खत्म तो क्वेश्चन में दिमाग चलेगा, क्योंकि अब हो गया, मान गया दिमाग, ओहो ओ यही है। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि ये टेन थीटा। अच्छा सर ये बार बार क्या खींचना पड़ेगा पीछे फिर एंगल लेगा? अबे नहीं बे, जहां टेंजेंट बना था क्या तुम वहीं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर ये थीटा नहीं कह सकते थे? क्यों? क्योंकि सरकार करेस्पॉन्डिंग एंगल नाम की चीज होती है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू दोनों थीटा क्या है? थीटा क्या, ठीक है, सेम है। तो अब अगर ये दोनों थीटा सेम है तो मैं सीधा थीटा यहां से देखूंगा। और मैं तो कह रहा हूं वो भी छोड़ो, ठीक है, अभी तक कर क्या रहा? अच्छा मैं कह रहा हूं वो भी छोड़ो, सिंपल, जहां कर्व पे टेंजेंट बन रहा है, जहां कर्व पर टेंजेंट बन रहा है वहां पर ऐसे 4 ठो क्वाड्रेंट में उस पूरे सिस्टम को ब्रेक कर दीजिए और लिख दीजिए ASTC। इस पे चर्चा होगी अच्छे से, अभी अभी वही आगे का पूरा पॉइंट ही यही है, बट मैं सिर्फ एक हिंट देके छोड़ रहा हूं कि एक 4 क्वाड्रेंट का सिस्टम बना दीजिए। और मैथमेटिकल टूल में मैंने एक सवाल है जो है व्हाट इज ASTC रूल एंड हाउ टू यूज इट, उसका वीडियो है, वो बस देख लीजिए। वो इसीलिए बताया था ताकि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कुछ चीजें डायरेक्ट देख कर पता चल जाती हैं।
एएसटीसी रूल सेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन यानी कोसेक भी, थर्ड में टेन यानी कॉट भी, फोर्थ में कॉस यानी सेक भी। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ टेन थीटा है, तो टेन थीटा के लिए पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? तो भैया पहले में पॉजिटिव और तीसरे में पॉजिटिव, दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में अपना टेन थीटा भाई बहुत ज्यादा नेगेटिव है, खुश नहीं है। ठीक है, ये हम याद रखें। तो अब हम आते हैं इसी चर्चा पर कि साइन ऑफ टेन थीटा क्या होगा। ठीक है, साइन ऑफ टेन थीटा नहीं। ठीक है, वो मैथ्स वाले मैथ्स में पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। और मैथ्स वाले क्या होता है, सब फिजिक्स वाले हैं। ठीक है, वही बदलना है। चलिए, तो यहां पर साइन ऑफ टेन थीटा। अब साइन ऑफ टेन थीटा का क्या मीनिंग है, समझेंगे इस बात को। हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, ये हमारा फोकस है। और ये जानने के लिए आप ध्यान से देखिएगा कि साइन ऑफ टेन थीटा में आप मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट ले रहे हैं, जैसे यू हैव टेकन अ पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट पर टेंजेंट बन रहा होगा, तो टेंजेंट पहले बना देते हैं। ठीक है, जैसे वी ड्रॉ अ टेंजेंट, ये टेंजेंट लेते हैं। ये अपन ने टेंजेंट ले लिया, थोड़ा सा उसको सेट कर देते हैं। टेंजेंट है ना, बना ही रहे हैं तो अब तो वही पढ़ रहे हैं, थोड़ा सीरियस लेके बना रहे हैं। चलिए, तो अब यहां पर ये टेंजेंट बनाया अपन ने। अच्छा, ये जो टेंजेंट यहां पर बनाया है इस पॉइंट पर, इसका साइन पे अपने को करनी है चर्चा। अब इसके साइन पे अगर अपने को चर्चा करना है बाबूजी, तो कैसे होएगा? ठीक है, तो अभी तक हमने देखा क्या यूज करना है अपने को, एएसटीसी रूल। तो लेट्स यूज द मतलब जो आपका एएसटीसी रूल है उसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर भावनाएं, ठीक है, चलिए, तो यहां पर जो अपना एएसटीसी रूल है, ये एएसटीसी, इसमें ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री और ये है 360 डिग्री। ये अपना एएसटीसी रूल है। अब एएसटीसी रूल यहां पर आप यूज कर रहे हैं और सिंपल कुछ नहीं करने का। ये जो अपना क्वाड्रेंट सिस्टम था ना, ये क्वाड्रेंट सिस्टम जहां टेंजेंट बना हुआ है, ठीक है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट बना है वहां पे ऐसे 2 लाइन खींच देने की। ठीक है, 2 लाइन खींच देने की। देखो, फंक्शन के थ्रू भी आंसर तो हो ही सकता है, बिना किसी दिक्कत के हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए सबसे पहले दो मतलब हम 2 तरीके से आंसर कर रहे हैं, फिर इस चर्चा का जो निष्कर्ष है वो अपने दिमाग में एक बार बिठाना, लॉक करना और उस चाबी को ऐसी जगह फेंक देना जहां अंधेरा भी ना पहुंचता। तो यहां अब ये हमने बना लिया, 4 क्वाड्रेंट अपने रख लिया। ठीक, नाउ मतलब अब ये जो हमने टेंजेंट बनाया, ठीक है, इस पॉइंट पर इस टेंजेंट का एक तरीका था स्लोप निकालने का, वो ये कि भैया मैं इसको एक्सटेंड करता और एक्सटेंड करके मैं इधर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता और ये था मेरा थीटा, और मैं कहता कि भैया ये थीटा तो 90 से कम है और ये एक्यूट होगा, एंड आई हैव ऑलरेडी सीन दैट टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है। कहानी देखी, मैं उस कर्व को याद कर रहा हूं कि अच्छा ये वाला कर्व था, 0 से 90 में ऊपर जाता है, 0 से इंफिनिटी मूव करता है। या तो कोई ये याद कर रहा होगा कि सर हमने 0 से 90 में वैल्यूज देख रखी हैं कि 0 से इंफिनिटी होती है, बट कहीं भी नेगेटिव नहीं आता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिंपल वहां 4 लाइन खींची, टेंजेंट के सामने एएसटीसी, ये खींचा मतलब ये मन में रखना है। कर्व पे ये सब लाइनें खींच दी तुमने तो तुम्हें मतलब थोड़ी देर बाद कर्व दिखना बंद हो जाएगा कहां था। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं करना हो, तो इमेजिन करना उस पॉइंट। अच्छा, अब ये जो टेंजेंट है तुम्हारे हिसाब से ये किस क्वाड्रेंट में है? तो सर थोड़ा सा दिक्कत है सोचने में। क्यों दिक्कत है? तुम क्वाड्रेंट नहीं बता सकते देख के? सर बता तो सकते हैं, बट नीली रेखा वही वाली फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है, ये तो गलत है। अब क्या करें? एक ही लाइन और 2-2 क्वाड्रेंट, बहुत नाइंसाफी। क्या इस नाइंसाफी से आप आंसर कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। क्यों? Because as you can see, the tan theta is positive in the first quadrant as well as in the third quadrant, and tan theta is negative in the second and fourth quadrant. मैथ्स को ये पता है बहुत बहुत अच्छे से कि एक लाइन जब जाती कहीं से आ रही है तो जा भी रही होगी, तो क्वाड्रेंट यानी हमारा जो लाइन है यहां पर वो फर्स्ट और थर्ड दोनों में है, तो उसको देखकर सीधा पता चलता है कि भैया tan थीटा यहां पर होगा पॉजिटिव।
सीधा क्वाड्रेंट सिस्टम देखा। अब इसी को आंसर करने के लिए लेट्स से वी टेक दिस, मैं यहां पर टेंजेंट बना रहा हूं, ठीक है, थोड़ा आप जल्दी बनाऊंगा, वो पढ़ाने के लिए क्या एकदम परफेक्ट पॉइंट पे लेने का मन किया, इसीलिए हमने कहा भैया एकदम हौले हौले से टेंजेंट बनता। चलिए तो यहां पे ये ले लिया, ठीक है, जबरदस्ती ने। अब ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का मुझे चाहिए स्लोप, ठीक है। आप एरो टेंजेंट में कहीं भी लगा सकते हैं, कर्व का इंटरप्रिटेशन एनालिसिस पे डिपेंड करता है। कोई ओरिजिन से दूर की तरफ जा रहा होगा तो टेंजेंट नीचे की तरफ खींचेगा, कोई इधर की तरफ जा रहा होगा तो टेंजेंट ऊपर की तरफ खींचेगा, कंसिडरिंग द इंपैक्ट कह रहा हूं, कंसिडरिंग द पार्ट वेयर द ऑब्जर्वर इज मूविंग, खत्म। और वो नहीं भी हो तो सिंपल छोड़ भाई, लाइन तो है, ठीक है। अब इस लाइन पे मैं नहीं कह रहा कुछ सोचना है, मैं कह रहा हूं भाई मन में मैंने सोचा क्वाड्रेंट सिस्टम, यानी दो लाइन ऐसे अपने आप छप गई। और उसमें जैसे मैंने देखा कि अच्छा ये तो सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, मेरे फिर से दो क्वाड्रेंट कैसे आंसर करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में टेन थीटा निगेटिव होता है, निगेटिव टेन थीटा क्या होता है भैया, निगेटिव, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, बहुत सही। अब मुझे कुछ यहां पर मैंने मतलब बातें हैं जो मैंने एक्सटी कर्व के फॉर्म में ले लिया है, ठीक है। तो मेरा एक सवाल है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, बोल भाई एक सेंटेंस में बोल जल्दी से, अभी तक हमने क्या पढ़ा, जल्दी बोल, जल्दी क्या पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व गिव्स अस वेलोसिटी। If we are finding the average slope, we'll obtain the average velocity. We are finding the instantaneous slope, we are finding the instantaneous velocity. मैंने आपको डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलस जब खत्म किया, डिफरेंशिएशन पार्ट जब खत्म किया, तो वहां पे ये बताया कि कैसे आप किसी डिफरेंशिएशन या जो आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा हुआ फंक्शन है, या dy बाई dx सिंपल भाषा में, या d2y अपॉन d2x, सॉरी dx2 यानी डबल डिफरेंशियल, या d3y अपॉन dx3, या ny अपॉन dxn यानी nth डिफरेंशियल, वो n कहां लगता है हमने डिस्कस किया था, कैसे कहां इंपैक्ट आता है, तो कैसे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो मुझे एक बात बताओ, ये जब हमने यहां पर लिखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने यहां पर लिखी, तो आप खुद एक बार सोचो, एवरेज वेलोसिटी में तो हमने यहां पर पढ़ते टाइम कह दिया कि मीटर पर सेकंड आएगा, इसलिए यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड विच इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। लेकिन जब इसी को लिमिट लगाकर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt लिखा, तो आपको नहीं लगता इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगी, क्योंकि dx मतलब चेंज इन x, तब भी अरे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चेंज तो x का ही है, ये सब चर्चा कर रखी। यानी अपने को स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व गिव्स अस क्या, वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिपेंडिंग ऑन हम क्या करें। तो यहां पर कमेंट करते हैं इन द, मतलब ये कुछ कर्व हैं, जैसे ये 3 कर्व हैं, ठीक है। उसका रीजन है ताकि हम जिस क्वांटिटी को निकाल रहे हैं, आपको याद है उसके हमने टाइप पढ़े थे, याद है आपको, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन, उसमें पढ़ा बेस्ड ऑन वेलोसिटी एंड पढ़ा बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। तो एक था यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक था यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब मैं ये 2 कर्व ले रहा हूं तो मेरा पर्पज एक ही है कि पहले मैं थोड़ा एकदम ऐसा, एकदम बालक जो एकदम पहली बार जिंदगी में ऐसे देख रहा हो, वो कैसे एकदम ही अननेसेसरी ज्यादा एक्सप्लेनेशन देके किसी को सोचेगा, वैसे मैं समझाता हूं। फिर उसके बाद दिस विल बिकम अ फैक्ट, एंड उसके बाद जब मैं दोबारा नेक्स्ट पॉइंट स्लोप का जो वीटी कर्व होगा, यानी वेलोसिटी टाइम कर्व, अभी देख xt हर जगह आ रहा है, वो आएगा वीटी। तो जब वो मैं वेलोसिटी टाइम कर्व जब मैं उठाऊंगा और वहां पर मैं जब स्लोप की चर्चा करूंगा, तब वहां उस पॉइंट पर वेलोसिटी टाइम में जब उसकी यूनिट के साथ डीलिंग हो रहा हो, तो वहां जो क्वांटिटी हमें मिलेगी हम उसकी बात करेंगे। लेकिन वहां ये सारी चर्चा नहीं होगी, देखेंगे आंसर करेंगे, तब ऐसे नहीं करेंगे कि अच्छा पहली बार सोच रहे हैं। चलिए तो पहला कर्व देखिए, एक्सटी कर्व है। नाउ यू कैन सी दिस इज अ कांस्टेंट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्सटी कर्व, यानी हर एक समय पर x की वैल्यू x0 ही है। यानी ऐसा कब हो सकता है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, लेट मी गिव यू सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। और मैं 2 बॉटल कहां गई, 2 घुट पानी पी लूं भाई, ठीक है, जल ही जीवन है। बहुत ही बेसिक नेसेसिटीज हैं आदमी की जीवन में, वो पूरी हो जाती हैं, उसके बाद तो भैया मानसिक तौर पर जो आपकी इच्छाएं उफान मारकर कहें उस तरफ बढ़ जाएं बिना किसी दिक्कत के। पानी पीने में, मतलब पानी पीने में भी ज्ञान दे दीजिए।
सोच लिया? चलो बहुत बड़ी, 2 घूंट कहा था ना, 1 ही घूंट हुआ है तो। सर आपने घूंट तो बहुत सारी लिए क्योंकि यहां से काउंट होता है भाई, नहीं डिपेंड करता है रेफरेंस पे। बॉटल के रेफरेंस में 2 थे। चलिए तो कमेंट ऑन द फॉलोइंग मोशन। पहला वाला, क्या ये पार्टिकल मूव कर रहा है और नॉट? तो हम कहेंगे भैया जे हमारा पार्टिकल इज एट रेस्ट। अबे ऐसा कैसा मोशन जिसका पोजीशन ही ना बदले, तो ये रेस्ट पे। और रेस्ट पे कहने का मतलब है कि भाई साहब की पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, भाई साहब कहना ठीक नहीं, इसलिए पार्टिकल वो 0 है। और अगर वो 0 है तो वो एवरेज फॉर्म में भी 0 है और वो इंस्टेंटेनियस फॉर्म में भी 0 है। यानी अगर मैं यहां पर कोई भी 2 रैंडम पॉइंट चूज करूं, हरे रंग के 2 मैंने पॉइंट बनाए हैं, एक यहां पर है, लाल गोले से दिखा रहा हूं, एक यहां और एक यहां। थोड़ा सा ब्रॉड रंग यूज करके लाल रंग से मैं लाइन खींच रहा हूं। ठीक है, लाइन ले लेते हैं, ड्रॉन। हाँ ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये देखो। अब मुझे बताओ ये लाल रंग वाह का स्लोप क्या है, इस लाइन का, इस कॉर्ड का स्लोप क्या है? तो एवरेज स्लोप निकालना है। सर हमें तो पता है कि वो तो x2 माइनस x1 होता है। अरे जब x2 और x1 देखेंगे तो टाइम तो बदल रहा है, वो कोई ना रोक सका है ना रोक पाएगा। तो ये t1 t2 यानी टाइम तो बदल रहा है, लेकिन द पोजीशन x1 एंड x2 आर सेम विच आर इक्वल टू x0, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, यानी चेंज विल बी 0 और एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी। चलो सर पहला पॉइंट तो समझ आया। दूसरा पॉइंट बताओ। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं यहां पर बहुत सारे टेंजेंट बना दूं नीले रंग के, तो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल हैं, और हॉरिजॉन्टल होने का मतलब है द वैल्यू ऑफ थीटा इज 0 डिग्री। काहे 0 डिग्री? बिकॉज इट इज मेकिंग नो एंगल विथ रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल। अब स्लोप का मतलब यही था ना, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेने वाला एंगल। ठीक है, तो 0 है और टेन 0 0 होता है, यानी इंस्टेंटेनियस भी 0 और एवरेज भी 0। आप बोलेंगे सर इतना ज्यादा ये क्या फालतू सी बात डिस्कस की? कोई बात नहीं बेटा, जब यही अप्रोच मैं हर जगह हर चैप्टर में लूंगा तो कहीं कहीं आप ये भी कहेंगे कि सर ठीक किया। ठीक है, आएगा बेटा, रोटेशन, फ्लूइड्स, ऑसिलेशन, वेव्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स। चलिए कुछ कुछ बोला क्या कोई? नहीं। चलिए तो कमेंट ऑन द फॉलोइंग मोशन, सेकंड वाला xt। चलिए सेम तरीके से सोच सकते हैं जल्दी से। ठीक है सर, ये तो स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन मैंने अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ाया मैथमेटिकल टूल के हिसाब से था, इस वाले पोर्शन में ग्राफिकल पार्ट में अभी तक नहीं लिया, तो मैं ऐसे नहीं सोचूंगा। मैं बोलूंगा कि अच्छा ठीक है चलो 2 पॉइंट देते हैं, 2 पॉइंट देते हैं। अब ये जो 2 पॉइंट है इनके बीच में एक लाइन बनेगी, मान लो जे है लाइन। ठीक है, अच्छा सर स्लोप ऑफ xt कर्व क्या देता है? तो सर स्लोप ऑफ xt कर्व देता है वेलोसिटी। और यहां पर अगर मैं 2 पॉइंट के बीच में a और b के बीच में मान लीजिए हरे रंग की लाइन खींच दिया और उसका स्लोप निकालने जाऊं इस तरह से ट्राइंगल बनकर, तो ये थीटा होगा। ठीक है सर, लाइन का एंगल भी जो बन रहा है ना टाइम एक्सिस से, वो भी थीटा है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। सर कोई भी जो टेंजेंट बनेगा, लाल रंग के छोटे छोटे टेंजेंट छोड़ देते हैं, ठीक है हर जगह, तो ये टेंजेंट है अपने। अच्छा ये जो टेंजेंट है अपने बाबू, इसका एक बात समझना, सबका थीटा भी सेम होगा, सबका थीटा 1। तो जब सब कुछ सेम तो ये क्या है? तो ये है कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। अरे एवरेज फॉर्म इस वाले केस में एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर यहां पे भी तो था, अबे ये नो वेलोसिटी है। व्हेन यू आर कंपेयरिंग समथिंग, तो यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन समथिंग बीइंग कांस्टेंट एंड किसी चीज का ना होना। है या नहीं है? 0 है, नो, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट स्लोप है, और स्लोप ऑफ xt कर्व वेलोसिटी देता है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। व्हाट इज दिस? यूनिफॉर्म मोशन। बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन का मतलब था वेलोसिटी का कांस्टेंट होना। हाँ ये बात अलग है कि एवरेज और आपका इंस्टेंटेनियस वे में भी कांस्टेंट है, ये सॉरी सेम है, ये बात अलग है कि ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम है बिकॉज ऑफ द लाइन। लेकिन इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज यूनिफॉर्म मोशन। क्या एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट होने से अपने बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन? नहीं, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कांस्टेंट होने से बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसमें कमेंट करिए। तो सर एवरेज तो यहां पे कुछ भी हो सकता है,
बट लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट, क्योंकि इतना तो हम समझ गए कि भैया एवरेज तो खाली देखने के लिए होता है। और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको एक बात बोलूं, सिंपल मन है इसलिए सुन लो ना, जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी वो डायरेक्टली गिवन पॉइंट से निकल जाती है, समझे? एवरेज वेलोसिटी खाली या तो पॉइंट देख के पता चल जाती है, या तो अगर पॉइंट गिवन हो तो उससे निकल जाती है। देख के मतलब कर्व पे दिए हैं बस वैसे देख के, तो उसके लिए तो इतना लफड़ा है नहीं है। और वैसे भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बातें तो भैया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से हो गए हैं। तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे चर्चा है ज्यादा ही, ठीक है। भावनाएं उफान मार गई और बांध टूट चली। तो यहां पर कमेंट ऑन द फॉलोइंग मोशन में अगर मैं इस पॉइंट पर रैंडमली कुछ टेंजेंट्स बना दूं, और मैं फिर बनाऊंगा बिकॉज नजर नहीं आ रहा, तो ये मैंने टेंजेंट बना दी। अबे रुकना, हाँ अब ठीक, 1 2 3 4। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम करना चाहता हूं और फिर इधर ले आते हैं, 1 मिनट रुकना, प्लानिंग हैंड, हाँ ये। अब सर स्लोप पे थोड़ा बताओ तो, ठीक है। ये यहां पे टेंजेंट है मान ले, ये यहां पे टेंजेंट है मान ले, यहां पे टेंजेंट है मान ले, यहां पे टेंजेंट है मान ले। सर एक बार हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींच दो, ठीक है, जो तुम कह रहे हो वही कर रहे हैं। ओके, ये और जे। सर टेंजेंट आपने क्या थोड़ा ब्रॉड बना दिया, तो उस पर भी एक ओके, ये भी, ये और जे। अब अगर आप नोटिस करो तो यहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग एंगल तो नीचे बताने की जरूरत नहीं, यहीं पे देख लेंगे। सर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये वाला एंगल है θ1, ये वाला एंगल है θ2, ये वाला एंगल है θ3 और ये वाला एंगल θ4। तो लिख भी नहीं पाएंगे, बाहर लिखना पड़ेगा, इतना कम हो चुका है, यानी द थीटा इज चेंजिंग। अरे मेरा पर्पस ये नहीं कि थीटा कम हो रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सब स्टेप बाय स्टेप आएगा, हैव पेशेंस, ठीक है। आगे क्या करना है, साइन और उसका क्या करना है, एग्जांपल लेके चेक करना है कि एवरेज कैसे यूज होगा। फिर देखो स्लोप पे, ठीक है। फिर ये वही पूरा डिस्कशन किस पे जाएंगे, देखना वही पूरा डिस्कशन वीटी कुरला, ठीक। अब यहां पर ये जो θ1 θ2 θ3 ये सब लिया हमने, ठीक है। नाउ ये एंगल सेम है कि डिफरेंट? सर ये तो डिफरेंट है, तो अगर ये डिफरेंट है इसका मतलब स्लोप भी डिफरेंट होगा, और अगर स्लोप डिफरेंट है विच इज tan थीटा हर जगह अलग अलग, तो भैया यहां पर स्लोप ऑफ xt क्या लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ xt कर्व इज वेरिएबल। और स्लोप ऑफ xt कर्व जो वेरिएबल है मुंडी के पीछे, वो क्या देता है, वो देता है वेलोसिटी। क्या देता है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी वेरिएबल कौन सी, इंस्टेंटेनियस। काहे इंस्टेंटेनियस, अबे टेंजेंट है, टेंजेंट देता है इंस्टेंटेनियस है, और वो वेरिएबल है, और उसके वेरिएबल होने से जे मोशन कौन सा मोशन है, तो हाँ आप सही समझे, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन की बात तो अभी की ही नहीं, वो इससे भी हो सकती है, एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ओले ओले सबर रखो। चलिए अब एक बार जल्दी से मैं कह रहा हूं, मुझे कमेंट ऑन द साइन ऑफ वेलोसिटी एट ए बी सी एंड बी इज द पॉइंट वेयर द कर्व इज टर्निंग। So at the end, I would like to say you something, ठीक है। आज जब मैंने लेक्चर को शुरू किया, ठीक है, ऑब्वियसली बात है देयर विल बी सम कुछ तो कट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही लेक्चर इतना लंबा ड्यूरेशन का हो जाए तो मुझे कोई शौक नहीं वन शॉट में अपनी एनर्जी दिखाने का कि मैं 7.5 घंटे भी लगातार अपनी जान खपा सकता हूं, बिकॉज इट्स योर जॉब। इफ यू गेटिंग पेड फॉर इट, यू आर गेटिंग द बेस्ट एटमॉस्फेयर, यू आर गेटिंग, जब आप उस पर्टिकुलर लेवल पर हैं, ठीक है, आपके ऊपर वो जिम्मेदारी है, तो इट्स वेरी मच नीडेड। इट्स नॉट एन, मतलब इट्स लाइक दिस कि मैं जिस गवर्नमेंट दफ्तर में गया वहां काम करने के लिए वो मुझे ये बताने लग जाए कि मैंने आपका काम कर दिया तो मैं बहुत मेहनती हूं। इट वॉज योर जॉब, यू आर डूइंग इट, ठीक है। तो आज जब मैं लेक्चर बनाना शुरू हुआ, व्हेन आई स्टार्टेड, ओके, देन आई रियलाइज्ड वन थिंग, कि मैंने सोचा कि आज थोड़ा छोटे छोटे ड्यूरेशन का लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। न जाने क्या हुआ, जब मैंने स्लोप के बारे में बोलना शुरू किया और बार बार स्लोप पे चर्चा किया, तो मेरा माइंड एक बात के बाद ना मैं भूल गया कि मैंने आज टारगेट लिया था छोटा लेक्चर बनाने का।
और जब मैंने टाइम देखा तो 2.25 घंटे से ऊपर, मतलब 2.5 घंटे के आसपास पहुंचने वाला। तो उसका रीजन ये था कि व्हेन आई स्टार्टेड एंड आई गॉट इनटू अ फ्लो, आई वांटेड टू टेक इट टू द एंड। एंड मैं उसको ब्रेक नहीं करना चाहता, उस रिदम को ब्रेक नहीं करना चाहता था। क्योंकि अगर वो रिदम ब्रेक हो जाता तो वो जो मेरा फीलिंग उससे अटैच हुआ है ना, ऐसा नहीं कि मैं ब्रेक करके नहीं पढ़ा पाऊंगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कोई अलग इंसान थोड़ी है, एआई थोड़ी पढ़ा रहा है, ठीक है, एआई कैरेक्टर थोड़ी पढ़ा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीके से जनरेटेड कोई यहाँ पे मेरे जैसा बंदा नहीं खड़ा है जो बीच में आके मेरे को टेक ओवर करके शुरू कर दिया, ठीक है, बेइज्जती कौन करेगा। तो अब मैंने बस ये बात को समझा कि जब आप उस फीलिंग को अपने अंदर कल्टीवेट कर लेते हो कि दैट यू वांट इट टू गो टू दैट पॉइंट वेयर यू वांटेड टू, तो आपके अंदर की एनर्जी, आपके अंदर के इमोशन, आपके आसपास के हर एक हालात आपको उकसा रहे होते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन उसके लिए पहले आपको फील करना पड़ेगा दैट यू हैव क्रॉस्ड दैट बैरियर, दैट हर्डल ऑफ टेकिंग इट टू द एंड।